आज नितिन नवीन जो हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, नए अध्यक्ष हैं। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा। नितिन नवीन जो हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, जेपी नड्डा भी जनरल कैटेगरी से थे। उससे पहले नितिन गडकरी वो भी जनरल कैटेगरी से थे। एक बंडारू लक्ष्मण, सोचिए बीजेपी के एक अध्यक्ष बने थे बंडारू लक्ष्मण, और वो 1 साल के करीब रहे। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप ऐसा लगा और उनकी वापसी नहीं हो पाई। तो दलित पिछड़ों के लिए राजनीति में कितनी मुश्किलें हैं वो आप इसी से समझ सकते हैं कि आप भले बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन आप कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। तो बीजेपी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी क्लेम करते हैं, उसकी सच्चाई आप सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको तमाम बीजेपी का प्रेसिडेंट बता रहा हूं जो मुझे आपको बताना चाहिए। पहले बीजेपी जनसंघ था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुरली चंद्र शर्मा, नाम देखिएगा, प्रेमनाथ डोगरा, ये सब जनरल कैटेगरी से हैं। उसके बाद पीताम्बर दास, अवसरला रमा राव 61, देव प्रसाद घोष, रघु बीरा, दीपेंद्र घोष, दीनदयाल उपाध्याय। लेकिन ये सब, लेकिन अब आपको उन लोगों की, जब बीजेपी बनी उसके बाद 1968 से 72 तक अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी क्या वो मैं बता रहा हूं, एल के आडवाणी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, फिर एल के आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, एल के आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन नवीन। लेकिन सोचिए विकिपीडिया पर बंडारू लक्ष्मण का नाम तक गायब कर दिया गया, उनका नाम भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए 2000 से 2001 बंगारू लक्ष्मण, उनकी तस्वीर भी नहीं लगाई गई है, वो तेलंगाना से थे। तो एक तो बीजेपी के अध्यक्ष से आप पता चल सकता है कि बीजेपी पर वर्चस्व किसका है। जैसे बीएसपी पर वर्चस्व सतीश चंद्र मिश्रा का नहीं होगा, मायावती जी का होगा। आरजेडी पर वर्चस्व किसी जनरल का नेता का नहीं होगा, लालू प्रसाद यादव का होगा। सपा पर वर्चस्व जो है वो किसी सवर्ण नेता का नहीं होगा, अखिलेश यादव का होगा। उसी तरह से बीजेपी पर किसका वर्चस्व है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आरएसएस प्रमुखों की बात करें तो वही स्थिति है लगभग। लेकिन सोचिए जो लोग कहते हैं कि बीजेपी में मौका मिलता है, तो मैं बता रहा हूं आपको, पंकज चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, 7 बार से जीत रहे हैं वो महाराजगंज से। सोचिए बीजेपी को बनाने वाले लोगों में से हैं, लेकिन वो यूपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। और जो जनरल कैटेगरी से नितिन नवीन आते हैं वो सिर्फ 5 बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये एक पॉलिटिकल, मैं आपको व्याख्या करके बता रहा हूं कि पार्टियों का चरित्र क्या होता है। तो ये हालत है बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर। दलित पिछड़ों के लिए बहुत कम मौका है। अब सोचिए पार्टी जब डिसीजन लेगी तो क्या करेगी। के लक्ष्मण जो है वो ऑब्जर्वर बनाए गए थे। सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है। वो ओबीसी समाज से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। इसी तरह से बीजेपी को जिन लोगों ने एस्टैब्लिश किया, कल्याण सिंह, उनको अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला। जबकि बीजेपी को अगर कोई किसी ने एस्टैब्लिश किया तो वो पिछड़े समाज से, लोध समाज से आते थे, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, ये सब लोग गुमनामी में चले गए। ये सब पिछड़े समाज से आते थे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जो सबल लीडरशिप वाली पार्टियां, वहां दलित पिछड़ों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, बहुत आसान नहीं होती है। और इसका अध्यक्ष बनने से, मुख्यमंत्री बनने से पॉलिसी पर कैसे असर पड़ता है वो समझिए। जब एससी एसटी ओबीसी का लीडरशिप होगा, पॉलिसी बनाई जाएगी, विचारधारा क्या है पार्टी की। आप किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो आप विचारधारा जरूर चेक कीजिए। बीएसपी की हार्डकोर विचारधारा क्या है? भारत का संविधान लागू करना। तो अब बीएसपी जब भी सत्ता में आएगी वो आरक्षण बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन और बढ़ेगा।
समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो सोचिए क्या होगा। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो उसका नारा है समाजवाद। वो आरक्षण को बढ़ाएंगे, सोशल पेनिट्रेशन को बढ़ाएंगे, समाजवादी बढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत अखिलेश यादव से शिकायत है, चूंकि पहले कार्यकाल में वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अभी भी बिहार में जब तक नीतीश कुमार सचेत अवस्था में थे तब तक यहां रिजर्वेशन नहीं घटा। यहां तक कि जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन बढ़ाया गया। जैसे डीएमके पेरियार की आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, तो दक्षिण भारत में आप देखिएगा कि आरक्षण बढ़ रहा है, आरक्षण की सीमा बढ़ रही है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ रहा है। उसके मुकाबले में आप ममता बनर्जी को देखिए, वो भी बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टी है, लेकिन सोशल जस्टिस को लेकर उसकी राय बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो सवर्ण समाज की लीडरशिप वाली पार्टी है। उसी तरह से नवीन पटनायक को देखिए, तो जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां होंगी उनका सामाजिक न्याय से दो कोस तक का रिश्ता नहीं होगा। और बीजेपी तो हार्ड कोर्स, सोचिए कि आरएसएस की पार्टी है। कांग्रेस में थोड़ा लचीला रवैया था, मिला जुला रवैया था, लेकिन वो भी सवर्ण वर्चस्व वाली पार्टी थी। और इसी को लेकर कई बार राहुल गांधी रिग्रेट करते हैं कि हमने एससी एसटी ओबीसी को जो देना था वो नहीं दिया। और इसी का नतीजा हुआ कि जब कांग्रेस सबसे बुरे वक्त में आई तब उसने खड़गे साहब को अपना अध्यक्ष बनाया, और नतीजा आपके सामने है कि कांग्रेस जो है 45 से 100 पहुंच गई है। अब वहां राजेंद्र पाल गौतम हो या अनिल जैन जैसे एससी एसटी ओबीसी के मजबूत नेताओं की, सामाजिक विचारधारा वाली नेताओं की एंट्री हुई है। चंद्रशेखर आजाद हैं, उनकी पार्टी है, तो वो हार्डकोर अम्बेडकराइट पार्टी है, मिशनरी पार्टी है। तो किस पार्टी में विचारधारा क्या है ये बड़ा मैटर करता है। बीजेपी में अध्यक्ष भी बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए एससी एसटी ओबीसी का, लेकिन सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन को लेकर उनका जो दायरा है वो बहुत संकुचित है। और सामाजिक न्याय को लेकर लोग ऐसे सोचते हैं, तो ये एक बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सोचिए, बीजेपी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा। अब बीजेपी भी लगातार वोट का दबाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है। 90% आबादी एससी एसटी ओबीसी की है, तो वो खुले मन से तो नहीं कह सकती है, लेकिन एक दूसरा तरीका जरूर अपनाया जा रहा है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, वैकेंसी खत्म हो रही है, और इस तरह से आप देखेंगे तो सामाजिक न्याय कमजोर हो रहा है, बैकलॉग बढ़ रहा है, जातिवाद मनुवाद हावी हो रहा है। और खासकर जो महीन जातिवाद है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, जो प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती हो रही है, तमाम जो की पोस्ट है उस पर जो लोग आ रहे हैं, उसका आपको वर्ग चरित्र देखना पड़ेगा कि वो लोग किस समाज से आते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। और यही पर एससी एसटी ओबीसी के लोग मार खा रहे हैं। तो जितना बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों का कमजोर होगा बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी, उतना बीजेपी का उदय होगा। तो ये समझना है तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक वाली लीडरशिप पार्टियों को कि आपको न तो चंदा मिलता है, लेकिन एक बात है कि बीजेपी के पास चंदा भले जरूर हो, लेकिन जनाधार जो है वो राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि वोट दलित पिछड़ों के पास ज्यादा है, किसान अल्पसंख्यकों के पास ज्यादा है। और ये कई मायने में जो है वो बड़ी बात है। लेकिन सोचिए, 90% आबादी के बावजूद आज भी इस देश में दलित पिछड़ों की जो पार्टियां हैं वो हाशिए पर हैं। राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की नैरेटिव अलग तरीके की है, हम सोशल रिप्रेजेंटेशन देंगे, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले जो लीडरशिप है, दलित पिछड़ों की लीडरशिप है, चाहे बीएसपी हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब अगर, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अगर ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके चुनाव लड़े, एक थर्ड फोर्स बनाए, तो पूरे देश में 90% आबादी को एक कन्विंस कर सकते हैं, देश में संविधान लागू हो सकता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थिति सुधारी जा सकती है। क्योंकि ओवरऑल जो सवर्ण राजनीति है, जो जनरल कैटेगरी की राजनीति है, वो धर्म के आसपास घूमती है, क्योंकि उनका समाज पहले से ही खाया घाया है, नौकरी में है, बिजनेस में है, व्यापार में है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस है। तो सामाजिक न्याय के उनके लिए कोई मायने नहीं है। फिर वो आइडियोलॉजिकल वॉर में जीते हैं, वो धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाना चाहेंगे, वो धार्मिक एजेंडे को लागू करेंगे।
लेकिन इस देश के 90% लोगों को रोजी रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, और आजकल तो विज्ञान का समय है। तो इसलिए ये आप जब वोट डालें तो आइडियोलॉजी जरूर देखें, आइडियोलॉजी बहुत मैटर करता है। लेकिन विडंबना है कि इस देश में जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनके पास पैसा नहीं है, धन्ना सेठ उनको चंदा नहीं देते हैं, उनके समाज में पैसा नहीं है, तो वो बड़ी बड़ी रैलियां, और पहले तो टीवी अखबार इनके खिलाफ था, सोशल मीडिया आने के बाद इनकी स्थिति बदली है। लेकिन देखते हैं आगे भविष्य में क्या होगा। तो जो भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके जैसी पार्टियां चल रही है, अगर ये पार्टियां कोई भी चला रहा है, चंद्रशेखर चला रहे हैं, मायावती जी चला रही हैं, अखिलेश यादव चला रहे हैं, तेजस्वी यादव चला रहे हैं, तो इनकी तारीफ कीजिए। क्योंकि ऐसे समय में जब इन लोग के पास पैसा नहीं है, इन समाज के पास पैसा नहीं है, इनको धन्ना सेठ चंदा नहीं देते हैं, उस स्थिति में भी पॉलिटिकल पार्टी चलाना बच्चों का खेल नहीं है। सोचिए 75 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी चलाने में असमर्थ महसूस कर रही, क्योंकि उसे अब चंदा नहीं मिल रहा है। वहीं अभी सबसे ज्यादा चंदा 10,000 करोड़ की संपत्ति चंदा तो बैंक में सिर्फ बीजेपी के पास है। ऐसे में तारीफ करनी चाहिए उन तमाम बहुजन लीडरशिप की जो राजनीति में, जो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू के लिए पार्टी चलाना ही बड़ी बात है, एक एक राज्य की भी पार्टी चलाना। बीएसपी तो पूरे देश में चल रही। उसी तरह से बहुजन समाज के लोगों की अगर बात करें तो अभी भी एससी एसटी के लोग सिर्फ रिजर्व सीट पर चुनाव जीत पाते हैं। इस तरह से पैसे का खेल हो गया है। तो एससी एसटी के लोग जो है अभी भी रिजर्व सीट पर चुनाव जीतते हैं। ओबीसी के लोग जो है अभी भी उनकी रिप्रेजेंटेशन 50%, एससी एसटी ओबीसी मिला दे तो 50% रिप्रेजेंटेशन उनका विधायक, एमएलए, एमपी में, राज्यसभा, विधान परिषद में नहीं हुआ है। तो 50 से 60% राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद पर अभी भी जनरल कैटेगरी के लोगों का कब्जा है। इसका मतलब है कि जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो अपने हितों में, अपने सामाजिक हितों में वो काम करेंगे और पॉलिसी बनाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। और पैसे, राजनीति का जिस तरह से पैसाकरण हुआ है, उसमें दलित, पिछड़ों के लिए, किसान, अल्पसंख्यकों के लिए अब राजनीति आसान नहीं रह गया है। न तो पॉलिटिकल पार्टी चलाना, न उनका चुनाव जीतना। तो किसी भी पार्टी में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो, उनके साथ बने रहिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। बस शर्त यह है कि वो थोड़ा बहुत सामाजिक न्याय की बात करें। नहीं तो जो हालात हैं वो भले राजनीति में पहुंच गए हों, चूंकि सोशल जस्टिस की लड़ाई तेज है, लेकिन उनके बच्चे नहीं आ पाएंगे। तो बहुजन समाज के लिए पॉलिटिकल पार्टी चलाना, बहुजन समाज के लिए किसी पार्टी में राजनीति करना, दोनों बड़ा मुश्किल है। और इसका उदाहरण है पंकज चौधरी, जो 7 बार भले एमपी बन गए लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए। इसका उदाहरण है गंगवार साहब, जिनको अब गवर्नर बना दिया गया। बीजेपी के एस्टैब्लिश लोगों की बात बता रहा हूं, उमा भारती, विनय कटियार, ये सब कहीं हाशिए पर चले गए। तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के लिए इस देश में आप आईएएस बन जाइए, आप नेता बनिए, मंत्री बनिए, उनके लिए मुश्किल बहुत होता है और उनकी जिंदगी तलवार के धार पर होती है। उनके लिए गलती करने का कोई मौका नहीं, भले वो बीजेपी में ही क्यों ना हो, सत्ता में क्यों ना हो। आप गलती करेंगे तो आप निपट जाएंगे, क्योंकि इस देश में जाति है कि जाति नहीं है। लेकिन जब बड़े लीडर्स, जैसे अब कांग्रेस में अब दलित समाज से अध्यक्ष हैं, अगर बीजेपी में भी कोई पिछड़े या दलित समाज का अध्यक्ष होता तो थोड़ा सा पिछड़े और दलित का वर्चस्व बढ़ता, उनको टिकट ज्यादा मिलता, राज्यसभा, विधानसभा भेजे जाते। जैसे बिहार में सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिली है, वो गृह मंत्री बनाए गए हैं, तो यहां ज्यादा संख्या में एससी एसटी ओबीसी को वो टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा खेल होता है जो आपको समझना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, सांस्कृतिक मुद्दों पर आपको अपडेट किया जाए। मेरी बातचीत कैसी लगी, मेरा विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और जिनके पेट में जलन हो रही है उनको होने दीजिए। इनको लगता है कि इनके पुरखे, इनके बाप दादा जो हैं वही सिर्फ बोलने के अधिकारी थे, दलित, पिछड़े क्यों बोलने लगे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी भाषा में, आप जो भाषा जानते हैं, मगही जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, तमिल जानते हैं, जिस भी भाषा में जानते हैं, राजनीति पर, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत पर, सामाजिक स्थिति पर जरूर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दिया करें, अपनी बात रखिए, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। किसी की परवाह मत कीजिए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।